Good morning students. Here is your bio lecture and this is your lecture number 6 for 9th class. Okay. So beta in our previous lecture we have discussed about prokaryotic cell, eukaryotic cell, structure of prokaryotic cell, then difference between prokaryotic and eukaryotic cell. ठीक है. And after that we discussed about your प्लांट सेल, एनिमल सेल. ठीक है. एनिमल सेल, प्लांट सेल. काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दे डिडंट राइट एनीथिंग अबाउट प्लांट सेल और एनिमल सेल. एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने कहा था आपको लिखकर दिखानी है. ठीक है. अपने आप करना है आपको ये होमवर्क. तो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है प्लीज राइट दैट. ठीक है ना. आई विल चेक इट. समझ में आ गई बात. और लेट्स बिगिन विद अवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज योर यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर. ठीक है. तो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. डायग्राम वाइज हमने इसको पढ़ लिया है. वी हैव कंप्लीटेड इट विद डायग्रामेटिक व्यू. ठीक है ना. हमने इसका डायग्राम बना के देख लिया था. अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होता है. सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होगी. ठीक है. उसके बाद आपने देखा था न्यूक्लियस होता है. उसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. साइटोप्लाज्म होता है. तो बेटा अगर हम पूरे कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल की एक ओवरव्यू ले. ठीक है. तो बेसिकली इसके अंदर देखो कुछ चीजें लिविंग है और कुछ चीजें नॉन लिविंग होती है. ठीक है ना. तो देखो अगर हम बात करें लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल. ठीक है. तो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल में कुछ अलग चीजें आती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी है सेल में जो बाय नेचर क्या होती है, डेड होती है. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सेल की तो यहाँ पे अगर हम लिखें नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल. ठीक है. नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल. ठीक है. अब देखो जो लिविंग कंपोनेंट है इसमें भी हमने 3 डिस्टिंक्शन पढ़नी है. 3 डिस्टिंक्शन यानी कुछ यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें होंगी. ठीक है. एक तो क्या होगा आपका साइटोप्लाज्म. ठीक है. साइटोप्लाज्म. ठीक है. एक हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. और तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस. ठीक है ना. न्यूक्लियस. तो देखो साइटोप्लाज्म लिविंग होता है, अच्छे से याद रखना. दूसरा सेल ऑर्गेनल्स की जहां तक बात है, ठीक है ना, उनमें से कुछ लिविंग है, कुछ एक आध हम बताएंगे आपको. वैसे जनरली सेल ऑर्गेनल सारे लिविंग होते हैं. ठीक है. बट 1-2 ऑर्गेनल ऐसे भी हैं जो नॉन लिविंग में आते हैं. ठीक है. अभी हम डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियस वैसे ही जेनेटिक मटेरियल है तो लिविंग होगा. बात आती है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की. तो यहाँ पे देखो हमने 3 स्ट्रक्चर करने हैं. एक तो पढ़ना है सेल वॉल. सेल वॉल इज लिविंग और सेल वॉल हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगी और फंजाई में होगी अगर यूकैरियोटिक सेल है. और बैक्टीरिया में हम पढ़ ही चुके हैं कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है. ठीक है. इसके अलावा वैक्यूल्स. ठीक है. ये भी नॉन लिविंग होते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे सेल इनकल्शंस. इंक्लूशंस. ठीक है. इनमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जो है कंटेंट होते हैं. जैसे पर्टिकुलर केमिकल की ड्रॉपलेट्स हो गई, ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स हो गई. ठीक है. फैट ड्रॉपलेट्स हो गई. तो इस तरीके से सेल इंकल्शंस का टॉपिक हम अलग से करेंगे. ठीक है. अब देखो बात करते हैं साइटोप्लाज्म हमें करना ही है अलग से. सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स में बेटा हमें 3 डिस्टिंक्शंस देखने हैं. कुछ तो क्या देखने. अच्छा एक चीज और यहाँ पे अलग से ऐड कर लो आप, सेल मेम्ब्रेन. वो भी लिविंग ही होगी. सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब यहाँ पे हमें देखना है कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है. बाउंड. ठीक है. यानी उनके चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन है. ठीक है. और कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. डबल मेम्ब्रेन
बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि विदाउट एनी मेम्ब्रेन, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन में आप दो याद रखेंगे, एक तो याद रखना राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, और दूसरा हमने याद रखना है सेंट्रोसोम। ठीक है, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में देखो तीन आते हैं, एक तो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस वैसे हमने सेपरेटली लिखा है, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जनरली हम दो की बात करते हैं, बट न्यूक्लियस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, कल बना के दिखाया था ना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा होता है प्लास्टिड्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में देखो हमने क्या पढ़ना है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में एक तो आपको पढ़ना है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स आ ही गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, और आपके सिलेबस में इतना ही, वैसे तो और भी होते हैं बट आपके सिलेबस में इतना ही करेंगे हम। ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, हाँ सारे हो गए। ठीक है, तो हमने ये चार्ट अपने माइंड में रखना है, मैं साइड में हो रही हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करें। ये कंप्लीट ओवरव्यू है एक यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से हमसे कॉम्पिटिटिव वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जो है यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन से हैं, तो हम ये सारी चीजें यहाँ पे बता सकते हैं। समझ में आ गया। अब बेटा हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखो सेल के चारों तरफ जो आप मेम्ब्रेन बनाते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, पहला ही कंटेंट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हमें हर सेल ऑर्गेनल को डिटेल से उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो फंक्शंस से रिलेटेड आएंगे। ठीक है ना, तो यू हैव टू लर्न स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सबसे बड़ा अगर कोई सेल ऑर्गेनल हम पढ़ रहे हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन ही होगा हमारा, क्योंकि इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो हमें आई थिंक 2 लेक्चर्स लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेल ऑर्गेनल, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल करते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों बोलते हैं, आप सभी ने पढ़ा है ना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो इसके ये प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड, और मेम्ब्रेन यानी कि कोई भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नेटवर्क जिसे आप कह रहे हो। तो देखो होता क्या है, हमने डायग्राम वाइज कई बार पढ़ा है, ये क्या हो गया, सेल न्यूक्लियस, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स बने हुए हैं ऐसे, जो हमने कल बनाए थे। अब देखो इसके चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन है, यानी कि एक लिक्विड के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, उसको हमने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। यानी कि क्या है ये, पहली बात, इट इज द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल, लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल, पहली बात। ठीक है, दूसरा इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, दिखने में कैसी होती है। एक तो ये कैसी होगी, बहुत ज्यादा थिन होती है, कितनी, लगभग 70 एंगस्ट्रॉम थिन। एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, याद रखना चाहो तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। तो कितना है, 70 to 75 एंगस्ट्रॉम थिन होगी है। इसके साथ साथ ये लिविंग है, हमने अभी देखा था पीछे। ठीक है, लिविंग होगी, इलास्टिक होगी।
ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है, सेमी मतलब कि एक तरीके से सेमी सॉलिड कह सकते हो आप, सेमी फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। तो लिविंग होगी, ठीक है, थिन होगी, इलास्टिक होगी, और इसके साथ साथ सेमी परमिएबल इन नेचर, ठीक है, सेमी परमिएबल इन नेचर। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल नेचर का मतलब क्या है? तो देखो बेटा, परमिएबिलिटी के बेस पे, ठीक है, हम किसी मेम्ब्रेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी के बेस पे। परमिएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू क्रॉस अ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू क्रॉस अ मेम्ब्रेन, और सेमी मतलब हाफ। अब होता क्या है, देखो कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती है जिनमें से सोल्यूट और सोलवेंट पता है ना आपको, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं जहां सोल्यूट और सोलवेंट दोनों इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और जब दोनों चीजें कंप्लीटली, कुछ भी कोई रोक टोक नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इन दैट केस सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज कंप्लीटली परमिएबल। समझ में आ गई बात? परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी चीज के लिए कोई रोक टोक नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है ना, कोई सिलेक्टिव नेचर नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीटली परमिएबल, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन क्या होती है, किसी भी चीज को अपने आर पार जाने में अलाउ नहीं करती, ऐसी मेम्ब्रेन क्या होगी, कोई भी चीज इसके अंदर से आर पार नहीं जाएगा, इम्परमिएबल, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट ही है। जब सब कुछ जा रहा है कंप्लीटली परमिएबल, जब कुछ भी नहीं जा रहा, उस मेम्ब्रेन में से कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये सोलवेंट तो जा रहा है, ठीक है ना, सोलवेंट तो जा रहा है, बट यहाँ पे क्या नहीं जा रहा, यहाँ सेमी परमिएबल की वजह बेटा आप सिलेक्टिवली परमिएबल करो, दैट वुड बी अ मोर बेटर टर्म, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, नाउ इट इज ओके, ये ज्यादा एग्जैक्ट वर्ड है। तो देखो अब अगर क्या है, सोल्यूट तो क्या हो रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है, सोल्यूट नहीं जा रहा है, लेकिन सोलवेंट जा रहा है, सोलवेंट इसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये हाफ परमिएबल है, ठीक है, लिक्विड चीजें तो जा रही है इसमें से, बट जो है सोलवेंट यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो इस केस में इसको क्या बोलोगे आप, सेमी परमिएबल, क्या बोलोगे, सेमी परमिएबल। और जब हमारे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों जा रहे हैं, बट किस फॉर्म में जा रहे हैं, सिलेक्टिव फॉर्म में, ओनली सम सिलेक्टेड चीजें, ठीक है ना, ओनली सम सिलेक्टेड चीज, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, ठीक है, जब क्या हो रहे हैं, इसमें से पास हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ में आया, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें परमिएबिलिटी की, तो कोई भी मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, सिलेक्ट जो है कंप्लीटली परमिएबल भी हो सकती है, इम्परमिएबल भी हो सकती है, और सेमी परमिएबल भी हो सकती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें एक सेल के मेम्ब्रेन की, ठीक है, मान लो ये हमारा सेल है और इस सेल की ये मेम्ब्रेन है, तो इस सेल में क्या है, केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही अंदर एंटर करने के लिए अलाउ होंगी, ठीक है। ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन अंदर जाना, किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर जाना या सेल से बाहर आना, बिल्कुल क्या होगा, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। मान लो आपका रूम है, ठीक है, और रूम क्या है, रूम की दीवारें अगर सिलेक्टिव है, यानी मान लो चलो हमने एक गेट लगा दिया जहां से कोई अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है। आपका रूम एक किसकी तरह है, आपका रूम एक सेल की तरह है, ठीक है। तो अगर वो गेट क्या है, वो गेट बंद नहीं है,
ठीक है, यानी उस गेट का कोई सिलेक्टिव नेचर नहीं है, एवरीथिंग इज कमिंग आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी बाहर। लेकिन अगर वो सिलेक्टिव बना दिया जाए कि कुछ स्पेशल लोगों को ही वहां से आने के लिए अलाउ किया जाएगा और कुछ को ही अंदर से बाहर भेजा जाएगा, तो वो नेचर क्या हो गया, वो इन दीवारों का कैसा नेचर हो गया, सिलेक्टिव परमिएबल नेचर। आया समझ में? तो सिलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ओनली सम सिलेक्टिव यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, आर अलाउड टू क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, इट मीन्स ओनली सम selective useful substances are allowed by membrane to cross it। ठीक है, बाहर, अंदर से बाहर जाने में या बाहर से अंदर जाने में, ठीक है ना। तो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस ही क्या होते हैं, अलाउड होते हैं सेल के अंदर आने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए। इस नेचर को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी या सिलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ द सेल। अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट वुड हैपन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम कंप्लीटली परमिएबल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन become completely permeable। ठीक है, यानी कि एक सेल की मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल ना होकर अगर कंप्लीटली परमिएबल हो जाए तो क्या होगा। यानी कि आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होने से क्या फायदा है सर को, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट अ फंक्शन ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, आपने आंसर क्या करना है, देखो आंसर हमें ये करना है। देखो अगर किसी जगह पे सिलेक्टिव परमिएबल नेचर नहीं होगा तो एनीथिंग कैन एंटर इनटू द सेल और गेट आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मान लो एक जो है आपकी कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे चार दीवारी जो है उसमें से कोई भी अंदर आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है, तो मुझे ये बताओ बाहर की एनवायरमेंट में और अंदर के एनवायरमेंट में कोई डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, और जब बाहर के एनवायरमेंट में और अंदर के एनवायरमेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो सेल के जो अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो अपना जो स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक एनवायरमेंट में कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे और सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब एक सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट क्या मतलब है, अब देखो ये हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं, ये हम पर्टिकुलर वाटर कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हो आप। ठीक है, कहने का मतलब अगर सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको अगर हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है, तो हमें इसकी दीवारों को क्या करना पड़ेगा, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बनाना पड़ेगा, सिलेक्टिव। नहीं तो कुछ भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर चला जाएगा। और ये प्रॉपर्टी सेल की, जहां पे सेल अपना इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, किसकी वजह से, इसके सिलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर की वजह से, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस। तो देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर सेल के अंदर जो है व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम कंप्लीटली परमिएबल। ठीक है, तो या फिर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे,
यहां से आंसर मैं यही लिखवा रही हूं, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर ले, नेचर ऑफ सेल enables it to maintain homeostasis that is ability to maintain constant internal environment, ठीक है, within cell with respect to changing external environment, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल नेचर सेल का उसे एनेबल करता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सेल, ठीक है। इफ हाउएवर plasma membrane become completely permeable, then cell will loses its property of homeostasis, ठीक है। as a result of which क्या होगा, सेल विल डाई, ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सिलेक्टिव परमिएबल नेचर का क्या मतलब होता है और वो क्यों जरूरी है, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखो सेल को जिंदा रहने के लिए, सेल को अपनी मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल टाइप के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अगर वो एनवायरनमेंट बदलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सेल अपना काम नहीं कर पाएगी, सेल वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, समझ में आया। और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो है सेल की परमिबिलिटी का क्या मतलब है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका। अब देखो बेटा, हम बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर आपसे कोई बात करे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, ठीक है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपसे कोई पूछ ले कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो इसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, explained by fluid mosaic model of plasma membrane, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, तो आप जो है क्या एक्सप्लेन करोगे। देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट रहे और इन साइंटिस्ट ने
1972 के अंदर, ठीक है, क्या दिया, ये मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, डेट मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। 1972 के अंदर इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। समझ में आया? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या है, क्या कहता है ये मॉडल? ये मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या होता है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या कहें? देखो, पहली बात, ठीक है, ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड बेटा एक तरीके से ये मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, फोस्फेट और लिपिड्स के, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, किससे बनी हुई होती है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें, इधर बना देते हैं इसका डायग्राम, अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से देखो, एक फोस्फोलिपिड अगर मैं बनाऊं तो एक फोस्फोलिपिड में देखो ये तो हो गया फोस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये हो गई इसकी लंबी सी लिपिड की टेल, ये एक फोस्फोलिपिड है, ठीक है। और अगर हम इसकी बाइलेयर बनाए, बाइलेयर मतलब दो लेयर इसकी बनाना चाहें, तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर जो है किस टाइप से बनेगी? कुछ इस टाइप से बनेगी। ये एक लेयर बना रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से, और इसके बाद एक लेयर हम कैसे बनाएंगे? इसके नीचे ये इस तरीके से, ये फोस्फोलिपिड्स जुड़े हुए हैं, ये अभी हमने एक लेयर बनाई है, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसके नीचे की तरफ क्या बनाएंगे? दूसरी फोस्फोलिपिड लेयर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ये हमने बना दी इसकी दूसरी फोस्फोलिपिड लेयर, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर बना देंगे कुछ इस तरीके से, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसकी जो टोटल इसका जो टोटल लेंथ है इधर से ऐसे करके, विड्थ जो है सॉरी, ठीक है, कितनी होगी? 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने मेम्ब्रेन ऐसे बनाई है, मान लो ये सेल है तो आपका ये सेल ऐसे है, तो ये मेम्ब्रेन इस तरीके से है, ठीक है ना। यहाँ पे ये फोस्फोलिपिड ऐसे लगे हुए हैं, ये दो दूसरी, तो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। आया समझ में? ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, some proteins are present within, along with phospholipid bilayer, phospholipid बाइलेयर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बनाई है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। और वो प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जिनका दूसरा नाम क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। जो दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। समझाऊंगी अभी क्या होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टनल प्रोटीन। अब इनका मतलब क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है इंट्रिंसिक का मतलब अंदर, ठीक है। तो देखो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वन ऑफ द लेयर में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे मान लो कुछ प्रोटीन अगर हमने बनाने हैं, वो प्रोटीन जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रोटीन बनाया, ठीक है, कोई ये इस टाइप का कोई प्रोटीन मैंने बनाया यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, इस मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है,
ठीक है, चाहे इधर बना दो, चाहे आप इधर बना दो, कहीं पे भी बना सकते हो। तो इस टाइप के प्रोटीन को ऊपर वाली लेयर में बना सकते हो, अंदर वाली लेयर में, लेकिन वन ऑफ द बाइलेयर, ठीक है ना, बाई लेयर की केवल एक लेयर में क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलोगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। डेफिनेशन में करवा दूंगी अभी आपको। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मतलब या तो अपर सरफेस पे या लोअर, जनरली अपर की बात की जाती है। तो देखो कुछ प्रोटीन जो है ऐसे अपर सरफेस पे ऐसे होंगे, ऐसे, ठीक है, इस टाइप के प्रोटीन जो सिर्फ सरफेस से अटैच है, एम्बेडेड नहीं, ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलोगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस टाइप के प्रोटीन देखो बेटा आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है ये सेल की मान लो आउटर साइड है और इस साइड सेल का साइटोप्लाज्म है। जैसे अभी मैंने डायग्राम में बनाया था ना कि अपर सरफेस मतलब कि जो है ऐसे करके बनाया था, इस टाइप से सेल बनाया था और ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे बनाई, ऐसे करके ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर बनाई। तो देखो अपर सरफेस ये तो क्या है, एक्सटर्नल सरफेस, और अंदर की तरफ क्या है, साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो ये इस टाइप के प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफ्री, बाहर के सरफेस पे होना, ठीक है। तो जस्ट किसी लीफलेट से अगर जस्ट ये अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली टनल प्रोटीन। टनल का मतलब क्या जानते हो, टनल का मतलब सुरंग बोलते हो ना एक तरीके से। ठीक है, कुछ प्रोटीन कंप्लीटली दोनों लेयर को क्या करते हैं, पायर्स करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली पायर्स करते हैं। पायर्स का मतलब वो अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे कंप्लीटली एक्सपोज्ड होते हैं। कुछ भी चीज इसमें से आर पार जा सकती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे प्रोटीन हैं जो हर चीज को अपने मतलब कि सिलेक्टिव वे में, हर चीज तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है ना, यहाँ से कोई भी चीज जो है उसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ इस प्रोटीन के थ्रू जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलोगे, टनल प्रोटीन। ठीक है, इस टाइप के इंट्रिंसिक प्रोटीन अगर आप यहाँ बनाना चाहते हो तो आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ कहीं पे भी फिक्स नहीं होते ये। ठीक है, और ये प्रोटीन मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये प्रोटीन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है, मूविंग होती है, इसीलिए कहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बहुत ही ज्यादा यूं कहो कि ऐसी नहीं है कि आपकी क्लोथ्स की तरह हो गई या फिर किसी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये मूविंग है, ये इसके अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो देखो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1972 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि कुछ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड टनल प्रोटीन। ठीक है, आया समझ में। अब देखो हम इनको डिफाइन करते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन की, ठीक है, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो हाउ विल यू डिफाइन दीज प्रोटीन्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं आपके प्रोटीन्स which remain embedded, ठीक है, within one of the bilayer